हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपको स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का ये वीडियो हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जो कि आपका टारगेटेड एग्जाम बीपीएससी, आपका टीजीटी लेवल या आपका DSSB टीजीटी लेवल, पीआरटी लेवल, इन सबको टारगेट करते हुए ये सीरीज में यहाँ पे स्टार्ट करा है मैंने, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है और क्लास 9th की एनसीईआरटी हम कर रहे हैं अभी। इससे पहले 3 लेक्चर्स आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर देखिएगा। उन 3 लेक्चर्स में मैंने आपको टिश्यूज उत्तक का चैप्टर करवाया है कंप्लीट। साथ ही साथ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना, इसको भी हमने स्टार्ट किया है। और आज लेक्चर नंबर 4 में आपका परमाणु की संरचना का चैप्टर फर्दर कंप्लीट करूंगी विद एमसीक्यूज। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपनी नॉलेज को और गेन करिएगा। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगी कि इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी का कंटेंट मिलता है बायलिंगुअल, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके अपकमिंग एग्जाम्स में इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत मदद मिलेगी। प्लस अगर अभी तक DSSB की मैंने रणनीति बताई है, जिसमें कि आपका 100% श्योर सिलेक्शन है। टीजीटी का वीडियो आपके आया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए। उससे आपको ये समझ में आएगा कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। क्योंकि अगर स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे तो सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। तो इसीलिए आप जाकर जरूर उस वीडियो को देखिए। और साथ ही साथ आपको इस चैनल के द्वारा क्या फ्री में मदद मिलेगी, उसको भी आप जान पाएंगे उस वीडियो के द्वारा। तो चलिए ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम करने जा रहे हैं अपने चैप्टर को खत्म। लास्ट तक देखिएगा, एमसीक्यू सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने एमसीक्यूज ठीक हुए। चलिए आइए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहली बात है कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है इसमें परमाणु की संरचना में, कि एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है। हमारी हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी 500 बीसी से, और हमने हमारे जो इंडियन फिलोसोफर्स थे, फिर ग्रीक फिलोसोफर आए, उसके बाद जे थॉमसन आए, उसके बाद रदरफोर्ड आए। तो फिर ऐसे करते 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 हमने डाल्टन की थ्योरी देखी, हमने बहुत सारी चीजें देखी, है ना। अब हमने ये जान लिया था, लास्ट में रदरफोर्ड ने ये बताया था कि जो एटम है, जो परमाणु है, उसका जो नाभिक होता है, उस नाभिक के अंदर सारा का सारा भार है, प्लस उस नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स हैं। तो ये जो नाभिक की खोज किसने करी थी? रदरफोर्ड ने। यहाँ तक हम जान चुके थे। उसके बाद रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स में भी बहुत सारी कमियां निकाली गई और वो कमियों को दूर किया फिर बोर्ड ने आके। तो बोर्ड ने जो अपना परमाणु की जो संरचना दी, एक तरह से मॉडल जो प्रस्तुत किया, उसमें रदरफोर्ड के पोस्टुलेट्स को लेते हुए और अपने नए पोस्टुलेट्स दिए। मतलब उनके जो ड्रॉबैक्स थे, किनके? रदरफोर्ड के, उनके ड्रॉबैक्स को अपने पॉजिटिव पॉइंट्स बनाकर उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स को दिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इनके पोस्टुलेट्स। साथ ही साथ कोई भी डिस्कवरर अपनी जो चीजें डिस्कवरी करते थे, तो जो दूसरे साइंटिस्ट आते थे वो उनके जो ड्रॉबैक्स थे उसको लेकर फर्दर डिस्कवरी में एडवांसमेंट करते थे। तो ये एक बहुत ज्यादा अच्छा पॉजिटिव साइड हो जाता था। साइंटिस्ट एक दूसरे की एक तरह से हेल्प करते थे। तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो कमियां क्या थी रदरफोर्ड की? रदरफोर्ड ने सब कुछ बताया। रदरफोर्ड ने बताया कि नाभिक जो है, एक परमाणु का जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द शेल। बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? रिवॉल्व कर रहा है। पर उनकी एक कमी ये आई, उन्होंने ये बताया जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते करते, उनके हिसाब से ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं बाहर की साइड, तो यहाँ से अगर रिवॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो ये ऐसे रिवॉल्व करते 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 आकर नाभिक में, न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएंगे। इसका मतलब रदरफोर्ड एक एटम की, एक परमाणु की स्थिरता को नहीं बता पाए थे। मतलब ये नहीं बता पा रहे थे कि एटम है, परमाणु क्या है? स्थिर है, एटम इज स्टेबल, ये वो नहीं बता पाए। इनके हिसाब से क्या हो गया था कि एटम एक अनस्टेबल है। और अनस्टेबल होने की वजह से, वो क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उसमें कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे हैं उसके ऑर्बिट में। मतलब रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब वर्तुलाकार जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं किसमें? एक ऑर्बिट में, एक चक्रण में उसका रिवॉल्व हो रहे हैं। वर्तनुकाल चक्र जो है उनका ऑर्बिट है, उसमें वो क्या है? मूव करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। उसकी वजह से क्या है? इलेक्ट्रॉन्स अपना एक एक्सिलरेशन क्रिएट कर रहे हैं और उस एक्सिलरेशन की वजह से धीरे धीरे स्पीड कम होती जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? नाभिक में आकर गिर जाएंगे।
ये क्या थी, ये रदरफोर्ड के हिसाब से बात थी, पर ऐसा नहीं होता है। हमको क्या पता है कि परमाणु क्या है, स्टेबल है, स्थिर है, ठीक। परमाणु क्या है, अस्थिर नहीं है, ये चीज कंफर्म थी। तो इस हिसाब से रदरफोर्ड की जो एक्सपेरिमेंट था वो उनको मतलब वो प्रॉपरली उसको डिफाइन नहीं कर पाए थे एटम को, कि एटम स्टेबल है, इसीलिए आए थे बोर। अब बोर ने क्या बताया, बोर ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। सबसे पहले बोर ने ये बताया कि जो एटम है, परमाणु है, उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक शेल में, एक पर्टिकुलर शेल में क्या है, वो अपना चक्रण कर रहे हैं, एक चक्र बनाकर रिवॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक। तो उन्होंने उन शेल का नाम दिया, एक पर्टिकुलर उसका नाम दिया कि ऑर्बिटल्स। अब ये ऑर्बिटल्स क्या थे, एक शेल्स थे, जैसे KLMN। तो इस तरह के शेल्स का डिस्कवरी किसने करी थी, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना एनसीईआरटी, क्योंकि DSSB में एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड आपको उठा के पूछी जाती है एग्जाम्स में। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाकर देखिए तो आपको चीजों को समझ में, आपको आसानी होगी समझने में। तो इन्होंने क्या बताया, बोर के पोस्टुलेट्स थे टू ओवरकम द ऑब्जेक्शंस, और ये किसके ऑब्जेक्शंस थे, ये आपके रदरफोर्ड के ऑब्जेक्शंस थे। इन ऑब्जेक्शंस को ओवरकम करने के लिए कुछ बोर्स ने पोस्टुलेट्स दिए कि इलेक्ट्रॉन्स कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर काटते हैं, ये विविक्त कक्षा होती है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन स्पेशल ऑर्बिट्स, और इस ऑर्बिट्स को डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोलते हैं। वाइल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, मतलब ऊर्जा उनमें खत्म नहीं होती है। ये बात क्या बताई, बोर्स ने बताई। ध्यान रखेंगे, बोर ने क्या बताया, एक डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स की बात बताई, और दूसरा बताया कि इलेक्ट्रॉन्स दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट, ठीक है। फिर इन ऑर्बिट्स का नाम उन्होंने क्या दिया, या तो वो शेल होंगे, या उनको ऑर्बिट्स बोलेंगे, या उसको एनर्जी लेवल बोलेंगे, मतलब या तो उसको कक्षा बोलेंगे, या उसको कोशों बोलेंगे, या ऊर्जा का स्तर बोलेंगे। किसको, ये आपको ये शेल्स दिख रहे हैं तो इनको, ठीक है। तो आपका क्या ये नाभिक हो गया बीच में, नाभिक के बाहर वाला K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, ये शेल्स की बात किसने करी, आपके बोर्स ने बताया, ठीक है। इसके बाद ये शेल्स वगैरह की बात सिर्फ बोर्स, आपसे एग्जाम में इतना ही पूछते हैं कि शेल्स की बात किसने की, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स किसने बताया, ऑर्बिट्स किसने बताया, तो आप बता देंगे कि बोर। नेक्स्ट क्या कंक्लूजन आया, सब सारे डिस्कवरर्स की बातें समझते हुए एक कंक्लूजन निकला कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमेशा एक ऑर्बिट के बाहर मूव करते हैं, मतलब चक्कर काटते हैं बाहर की साइड, और जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, वो सेंटर में होता है, और जो नाभिक होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि उसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन। तो ये कंक्लूजन निकला इतने सारे डिस्कवरर्स की डिस्कवरी के बाद, ठीक। ये बात आप याद रखेंगे कि सभी डिस्कवरर्स द्वारा एक कंक्लूजन फिर बाद में निकाला गया इतनी डिस्कवरीज करने के बाद कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ रिवॉल्व करते हैं, और प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज है ये आपका नाभिक में है, और ये जो नाभिक में प्रोटॉन है, ये सब डिस्कवरी हम देख चुके थे। इसके बाद आए, जब ये सब हो गया, इसके बाद आए चैडविक। तो चैडविक ने क्या बताया, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी। अब न्यूट्रॉन क्या है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। अभी तक प्रोटॉन की डिस्कवरी तक हुआ था, अभी तक न्यूट्रॉन किसी ने नहीं बोला था, पर चैडविक डिस्कवरर आए, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि इस नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होता है, और मास ऑफ अ प्रोटॉन, जो एक प्रोटॉन है उसका मास बराबर होता है न्यूट्रॉन के मास के, प्लस जो न्यूट्रॉन होता है ये आपका, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। तो दो चीज उन्होंने बताई। पहली बात तो क्या करी कि डिस्कवरी करी किसकी, न्यूट्रॉन की, चैडविक द्वारा हुई थी। न्यूट्रॉन का प्रेजेंस कहाँ होता है, न्यूट्रॉन का प्रेजेंस आपका नाभिक में होता है। नाभिक में आपका क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। तो प्रोटॉन का मास कितना होगा, वो मास आपका बराबर हो जाएगा किसके, आपके न्यूट्रॉन के मास के। तो आपको दो चीज समझ में आई कि पहली बात तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की, फिर इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, मास ऑफ अ न्यूट्रॉन बराबर होता है प्रोटॉन के, और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपका न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इतनी बात आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी। चलिए फर्दर देखते हैं आगे क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे KLM में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके बाहरी शेल, बाहरी कक्ष में प्रेजेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फर्स्ट शेल। तो कोई भी शेल, जैसे फर्स्ट शेल है तो n इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। जो भी शेल होगा उसमें n, जैसे n की वैल्यू उसमें देख लेंगे, n इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड शेल होगा तो n इज इक्वल्स टू 2, थर्ड शेल होगा तो n इज इक्वल्स टू 3। इस तरह से काम करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 2n²। अब इसमें n की वैल्यू लिखते जाएंगे। जैसे ये फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट शेल में n की वैल्यू क्या हो गई, 1।
1। अब 2n स्क्वायर में आप वैल्यू पुट करेंगे तो 2 से 1 को ऐसे करेंगे, मतलब 2 और 1 की जगह 1 लिखा और स्क्वायर कर दिया तो क्या आ गई इसकी वैल्यू 2। तो इसका मतलब कि आपके पहले शेल में आपके नाभिक, ये आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर वाला जो शेल है, पहला शेल, इसको के शेल बोलते हैं। तो के शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर सेकेंड शेल की मैं बात करूं, सेकेंड शेल में n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, क्योंकि सेकेंड शेल है, जितना नंबर ऑफ शेल उतने नंबर ऑफ n की वैल्यू। ठीक, नंबर ऑफ n क्या हो गया? 2। अब इसमें मैं अगर 2n स्क्वायर लिखूंगी तो क्या हो जाएगा आपका? 2n स्क्वायर, मतलब 2 और 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू द 4 टू द 8। तो मतलब आप इसके बाहर वाला जो शेल है के एल, तो एल शेल में आपका कितना आ जाएगा? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैक्सिमम बात कर रही हूँ। अब बात कर लेते हैं, अगर थर्ड शेल हो जाएगा आपका, थर्ड शेल में एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो इसके हिसाब से 2n स्क्वायर होगा, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा इधर? n की वैल्यू 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। अब बात आ गई 18। तो अब ये जो थर्ड शेल है के एल एम, तो एम शेल है, इसमें 18 आएंगे, पर एक यहाँ पे विवाद हो जाता है कि आपके आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स ही भरे जाएंगे, बाकी अगले शेल में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका अकॉर्डिंग टू बोर, बोर ने एक और नियम दिया कि एक एटम की को स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, स्थिरता मेंटेन करने के लिए, स्थिरता को निभाए रखने के लिए उसके जो आउटर मोस्ट शेल है, जो उसका बाहरी कक्ष है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम ही आ सकते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। ये किसने बोला था? ये याद रखेंगे, ये किसने बोला था? एग्जाम में ये पूछा गया है। ये बात बोली थी बोर ने। बोर ने क्या बोला था कि टू मेंटेन द स्टेबिलिटी द आउटर मोस्ट शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। बाहरी शेल में मैक्स टू मैक्स 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ 18 आया, फिर 32 आएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, पर आपका जो बाह्य कक्ष है उसमें आपका सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है, क्योंकि एटम को स्टेबल बनाना है। ठीक, ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी मतलब संयोजकता। तो संयोजकता क्या हो जाएगी? जो भी आपके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वो आपकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसको अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा या इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। तो किस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, किसी भी परमाणु में सबसे बाह्य कक्ष में जो भी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। ठीक, अब इसके बाद बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या, परमाणु संख्या किसके बराबर होगी? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये सब आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे, इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल्स में। एटॉमिक नंबर किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर मास नंबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। मास ऑफ एन एटम इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब किसी भी नाभिक में जो मास है उसमें क्यों है वो मास? क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है, इसीलिए उसका वो मास है। चलिए अब इधर देख लेते हैं। अब बात करते हैं आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपसे इससे क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम्स में न्यूमेरिकल फॉर्म्स में। ठीक है, तो ये लास्ट हमारा टॉपिक चल रहा है, इसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आप बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए पूरा। और ये सीरीज आप ज्वाइन करेंगे तो आप खुद देखिएगा, आपको एग्जाम्स में और इवन आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, या कुछ वीडियो में सुधार करने की जरूरत है, या कुछ बढ़ाने की जरूरत है, या कुछ घटाने की जरूरत है। तो वो उस चीजों को मैं अप्लाई करूंगी अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। चलिए आइए देख लेते हैं। और एक बात और कि अगला लेक्चर जो आपका लेक्चर नंबर 5 होगा वो आपका हार्मोन्स चैप्टर का होगा। हार्मोन्स क्लास 10th लेवल का नहीं, क्लास 11th और क्लास 12th लेवल का। मैं आपको यहाँ बायोलॉजी का क्लास 11 12th में जो चैप्टर है हार्मोन्स, उस चैप्टर से मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी। तो जरूर देखिएगा वीडियो, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, और DSSB तो खास तौर से। चलिए आइए देख लेते हैं आइसोटोप्स। तो मतलब समस्थानिक, समस्थानिक, संभारिक और आइसोटोन्स। आइसोटोप्स क्या हो जाता है? ऐसे सेम, मतलब सेम आपके क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे, सेम एलिमेंट्स होंगे, उनका एटॉमिक नंबर तो आपका क्या हो जाएगा? सेम होगा। मतलब आपकी परमाणु संख्या सेम होगी, पर आपका जो द्रव्यमान होगा वो आपका अलग होगा।
इसको ऐसे बोल सकते हैं आइसोटोप्स को, जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप हो गया, तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम बहुत ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें परमाणु संख्या क्या है आपकी, समान है, मतलब एटॉमिक नंबर क्या है आपका, एटॉमिक नंबर सेम है, पर आपका मास जो है या एटॉमिक मास जो है वो, एटॉमिक मास ये आपका भिन्न है, अलग है। ठीक, एक ही तत्व की बात हो रही है यहाँ पे, एक ही तत्व, जैसे ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है, तो तीनों एलिमेंट्स एक ही, पर ये प्रोटियम बन गया, ये ड्यूट्रियम बन गया और ये ट्राइटियम बन गया। क्यों? क्योंकि इनके जो मास नंबर है या एटॉमिक मास है, मास नंबर नहीं एटॉमिक मास है, ये क्या है, इसका अलग है। ठीक, ऐसे ही कार्बन का हो गया, कार्बन का आपका आइसोटोप C12 भी होता है, C14 भी होता है, C13 भी होता है, पर यहाँ पे 2 ही मैंने लिखे हैं। तो इसमें देखिए आप, नीचे वाला क्या है, नीचे वाला किसी भी, ये बात ध्यान रखेंगे, किसी भी अगर एलिमेंट X है, इसका नीचे आपका Z, ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, और A ऊपर क्या हो जाएगा, ये आपका एटॉमिक मास। ये क्या है, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या, और ये क्या है आपका एटॉमिक मास। मास मतलब भार, भार हमेशा सर के ऊपर होता है। ठीक है, इससे आप याद रखेंगे कि ऊपर वाला जो पोर्शन है ये मास को बता रहा है और नीचे वाला पोर्शन आपको एटॉमिक नंबर को बता रहा है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसमें क्या होता है। जो आइसोटोप्स होते हैं, इनके एलिमेंट्स मतलब ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन 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 मतलब प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण क्या होंगे, सेम होंगे, पर इनके भौतिक गुण क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये पॉइंट एग्जाम में पूछा गया है, इसको नोट करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट लगा के। ठीक, क्या मैंने बोला कि इनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होगी, एक सी होगी, पर इनकी जो भौतिक गुण, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये इनकी भिन्न होंगी। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, आइसोटोप्स की। अब बात कर लेते हैं संभारिक की। संभारिक में क्या हो जाएगा आपका, अब एटॉमिक नंबर अलग होगा, पर मास, जो एटॉमिक मास है वो आपका सेम होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, एटॉमिक मास जो आपका द्रव्यमान संख्या है वो आपकी एक होगी, पर आपकी जो परमाणु संख्या है वो आपकी अब अलग हो जाएगी। ठीक, चलिए देख लेते हैं इसमें अलग, इसमें तत्व भी क्या हो जाते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। जैसे कि ये कैल्शियम है और ये आपका आर्गन है। इसमें आप ऊपर वाला देख रहे हैं ना, ऊपर टोपी, ये ऊपर की टोपी है। अब इसकी टोपी क्या है, दोनों की समान है। इसमें क्या था, नीचे, नीचे की टोपी, नीचे का जूता समान था। इसमें क्या है, टोपी समान है, पर नीचे वाला क्या है, अलग अलग है। तो इसमें क्या हो जाता है, परमाणु भिन्न है और द्रव्यमान समान है, पर इसमें दैट इज द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या था हमारा, न्यूक्लियॉन्स क्या था, जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू न्यूक्लियॉन्स। तो ये क्या है, ये आपका इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब देख लेते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं, ऐसे एटम्स जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है बट डिफरेंट प्रोटॉन्स होते हैं। अब न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, तो न्यूट्रॉन्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, मतलब आपका द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। ठीक है, ये क्या हो गया आपका न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला। कि आप न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, आप ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर देंगे। ऊपर क्या है, मास है, नीचे क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो इसमें से जब आप एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, इसलिए इसको ध्यान से सुनेंगे। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें जैसे कैसे हो गया, ऑक्सीजन, आप खुद देखिए इसमें क्या मैंने बोला कि एटम्स ऐसे जिसमें कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे बट डिफरेंट प्रोटॉन्स होंगे। आप खुद देखिए डिफरेंट प्रोटॉन्स कैसे हो जाएंगे, प्रोटॉन्स क्या हो गए, ध्यान से देखेंगे इधर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब एटॉमिक नंबर किसका है, एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे होता है, डिफरेंट प्रोटॉन्स है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या है, सबका अलग अलग है। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, सबके अलग अलग, पर आपके न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है। मतलब कि आप न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन अगर मैं इसमें निकालूं तो 16 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 8। इधर क्या हो जाएगा, 15 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, फिर 14 माइनस 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8। ठीक, तो सब में क्या हो गया आपका
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आया, सेम आया, तो यही क्या हो जाता है, आइसोटोन्स आ जाता है। ठीक है, चलिए आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब चलिए कर लेते हैं जल्दी से एमसीक्यूज, जिससे कि ये समझ में आए कि ये चैप्टर हमारा कितना हमको अच्छे से प्रिपेयर हुआ है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आइए जल्दी से चलिए स्क्रीन पे अब चलते हैं। जल्दी से कर लेते हैं हम सॉल्व अपने एमसीक्यूज और देखते हैं कितना आया, और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने एमसीक्यूज ठीक हुए। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्लाइड पे चलती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम वॉज गिवन बाय। तो सबसे परमाणु का पहला मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, आपको ये बताना है। तो क्या ये नील बोर के द्वारा दिया था, या अर्नस्ट रदरफोर्ड के बाद द्वारा दिया गया था, या जे थॉमसन, या ऑल ऑफ द अबव। तो आप खुद सोचिए, आप सीरीज याद करिए कि सबसे पहले हमारे जो इंडियन फिलोसोफर्स थे, इंडियन फिलोसोफर्स आए थे, उसके बाद ग्रीक फिलोसोफर आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद डाल्टन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, फिर इसके बाद कौन आए, फिर हमारे आए जे थॉमसन, फिर जे थॉमसन के बाद कौन आए थे, रदरफोर्ड, फिर रदरफोर्ड के बाद कौन आए थे आपके, बोर्स मॉडल हमने देखा था। ठीक है, तो ये सीरीज आपने देखी थी, किसमें, आपके जो मॉडल्स थे। फिर इसके बाद कौन आए थे, फिर चैडविक आए थे। तो इस तरीके से आप समझेंगे, अपनी सीरीज को समझते हुए चलेंगे कि सबसे पहले हमारे इंडियन फिलोसोफर्स आए, फिर ग्रीक फिलोसोफर आए, फिर डाल्टन आए, फिर जे थॉमसन आए, फिर रदरफोर्ड आए, फिर बोर आए, फिर चैडविक आए। तो इसके हिसाब से हमारा जो फर्स्ट मॉडल था, इसमें आप इस वाले ऑप्शंस की तरफ जाएंगे तो फर्स्ट मॉडल आपका जे थॉमसन द्वारा दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ। रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के किसकी खोज हुई, मतलब इससे आपकी क्या डिस्कवरी आपने पाई। तो आपने क्या पाया, क्या इलेक्ट्रॉन्स पाया, क्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स पाया, क्या ये न्यूट्रॉन्स आपको पता चले, या आपको नाभिक के बारे में पता चला। तो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था, कि अल्फा पार्टिकल्स को हिट कराया था एक गोल्ड फॉयल के ऊपर, और फिर उन्होंने फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर देखा था, और फिर ये पाया उन्होंने, क्या एंड रिजल्ट क्या निकला था, कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, स्ट्रेट चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स कुछ एंगल से बेंड हुए, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या है, जैसे गए और इस अगर यहाँ पे गए तो इसी एंगल से क्या है, वापस आ गए, मतलब 180 डिग्री से वापस आ गए। तो उन्होंने ये बताया था कि एक एटम है, तो एटम के अंदर एक एक क्या है, एक ऐसी जगह है, गोला है एक ऐसा, जहाँ पे सारा का सारा मास पाया जाता है, सारा सारा भार पाया जाता है, सारा का सब सब कुछ उसमें है, और ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो एक तरह से इनको अगर देखा जाए तो एटम के अंदर का उन्होंने नाभिक के बारे में पता किया था। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये आपका एक न्यूमेरिकल के फॉर्म का क्वेश्चन है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी आप न्यूमेरिकल से बच नहीं सकते अगर आप DSSS का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स तो अपने को करने ही पड़ेंगे। तो एटॉमिक नंबर है एक, द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, आपको क्या क्या दिया है, आपको जो दिया है आप उसको नोट करते जाइए। तो आपको क्या दिया है, सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर दिया है, कितना दिया है इसको, एटॉमिक नंबर दिया है आपका 25। ठीक है, और साथ ही साथ आपका मास नंबर कितना दिया है, आपका द्रव्यमान संख्या आपकी दे के रखी है 52। और आपको क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, आपको क्या क्या निकालना है, आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, आपको प्रोटॉन निकालना है, और आपको न्यूट्रॉन निकालना है। और किस में निकालना है, M+2 आयन के अंदर निकालना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो M+2 आयन के अंदर आपको निकालना है। तो अब क्या फॉर्मूला हो जाता है, एटॉमिक नंबर, मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर बराबर हो जाएगा किसका, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो जाएगा अपना। तो अब इसके हिसाब से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, एटॉमिक नंबर कितना है हमारा, 25 है। तो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 25 आ जाएगा। पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 25 रहेगा, तो आपका जवाब हो जाएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके 25 नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है M+2 आयन की। तो इसके हिसाब से आप उसमें -2 कर देंगे, तो 25 - 2 हो जाएगा आपका 23। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने आ गए, 23 निकल कर आ गए। ठीक, अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का क्या फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, जब मैंने आइसोबार्स आइसोटोप्स कराए थे तब मैंने बताया था कि जो आपका मास नंबर होता है, मास नंबर में से जब आप एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका न्यूट्रॉन आ जाएगा। मतलब द्रव्यमान संख्या से जब आप परमाणु परमाणु
संख्या को माइनस करेंगे तो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल के आ जाएगा। तो मास नंबर आपका कितना देके रखा है, 52 देके रखा है, और एटॉमिक नंबर कितना है, 25 है। तो इसके हिसाब से आप अगर माइनस करेंगे तो आपका ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा 27। तो हमारा क्या क्या आंसर आया, हमें क्या क्या पूछा था सीरीज, आप ये भी याद रखेंगे कि पहले क्या पूछा है। तो पहले क्या पूछा है मैं दूसरे पेन से बताती हूँ। पहले आपको इलेक्ट्रॉन पूछा है, फिर प्रोटॉन पूछा है, फिर न्यूट्रॉन पूछा है। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका 23, फिर आपका प्रोटॉन कितना हो गया, आपका प्रोटॉन हो गया 25 और 27। तो 23, 25, 27 का कौन सा ऑप्शन है, 23, 25, 27 का ऑप्शन नंबर 2 है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं। आपको DSSB की क्लासेस यहाँ मिलती हैं, साथ ही साथ BPSC की भी हम तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों क्लासेस आपको साइमल्टेनियसली मिलती रहेंगी। तो न्यूक्लियस परमाणु का नाभिक क्या होता है, तो परमाणु का नाभिक में क्या क्या चीजें होती हैं ये पूछा गया है इसमें। तो क्या प्रोटॉन्स होते हैं, तो ये तो ओनली वाला वैसे ही ऑप्शन खराब हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपके दोनों पाए जाते हैं कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट मास। अब आपको क्या बताना है कि इसमें सबसे ग्रेटेस्ट मास किस चीज का है, तो आपको ये देखना है। तो सबसे पहले बात कर लेती हूँ, आपको मासेस बता दूं अगर, तो मास ऑफ अ प्रोटॉन अगर मैं बात करूं तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा। ये सब थ्योरेटिकल चीजें हैं, मैंने ऐड किया जिससे कि ये भी आपको याद हो जाए। 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये आपका मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा आपका, 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका 9.10 इंटू 10⁻⁻37 kg। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका मास ऑफ अ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा है मास ऑफ अ न्यूट्रॉन, तो ऑप्शन में भी आपका मास ऑफ अ न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा हो जाएगा। हाइड्रोजन न्यूक्लियस में कोई भी न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं, सॉरी। तो इसके हिसाब से आपका मास और सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट किसका, मतलब द्रव्यमान किसका सबसे अधिक है, तो आपका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे अधिक हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन में अब आप ये भी बात समझ लीजिए कि हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो हाइड्रोजन जो है इसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं, उसके पास सिर्फ प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये तो होगा ही नहीं। तो न्यूट्रॉन्स में क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ, सबसे ज्यादा इसका आपका द्रव्यमान सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन का होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, किसके द्वारा दिया था। तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत मतलब एटॉमिक थ्योरी ऑफ अ मैटर वाज गिवन बाय आपका सीधा सीधा डाल्टन। और डाल्टन के पोस्टुलेट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख के जरूर बताएंगे। अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो इतना पढ़ना सब बेकार हो जाएगा। तो आपको कमेंट क्या करना है, डाल्टन के पोस्टुलेट्स आप मुझे कमेंट करेंगे, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में। और जिसका कमेंट अच्छा रहेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका कमेंट पिन करके उसमें आपका स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या, डाल्टन के पोस्टुलेट्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये बहुत बार एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट तो पहले लगा लीजिए और क्वेश्चन को देखेंगे तब समझ में आएगा क्वेश्चन की गहराई। क्या बोल रहा है, विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव। अब आप ऐसा अगर कोई क्वेश्चन देखेंगे ना, तो आप सबसे पहले अपने हिसाब से कोई एटम को बना लेंगे। जैसे मैं अगर बात कर लेती हूँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, मैं अगर बात करूँ तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 14, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और इसका एटॉमिक नंबर है 8। तो ये दो एटम्स मैंने ले लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके हिसाब से क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सेम एटॉमिक नंबर, क्या इनका एटॉमिक नंबर आपको नीचे सेम दिख रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन पहला ही गलत है कि समान परमाणु क्रमांक नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको अपने हिसाब से एक एग्जाम्पल लेना जरूरी होगा, तभी आप क्वेश्चन के आंसर तक करेक्ट पहुंच पाएंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब डिफरेंट एटॉमिक नंबर, हाँ ये बात ठीक है कि इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, तो ये बात तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन हमें ठीक दिख रहा है सेकंड में। पर सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या इनका सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम करके देख लेते हैं कि पहला 7 है तो इसका मतलब इसका क्या विभाजन हो जाएगा 2 और 5 में, और दूसरे का है 8 तो इसका हो जाएगा 2 और 6 में। तो इनका सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया, तो ये बात भी गलत हो जाएगी, तो मतलब ये तुम्हारा गलत हो गया। अब तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, मतलब दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया।
तीसरा है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्या इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स कैसे आप निकाल सकते हैं? एटॉमिक नंबर बराबर होता है किसके? फिर से वो बोलेंगे, एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के और बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर एटॉमिक नंबर ही अलग है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे सेम हो सकते हैं? तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, फोर्थ तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन तो फोर्थ ठीक हो जाएगा। तो पर चलिए आइए इसको देख भी लेते हैं कि किस तरह से ये हमारा ठीक है। तो अलग अलग परमाणु क्रमांक, अलग अलग हमारा परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर अलग अलग है, तो ये बात पहली स्टेटमेंट ठीक है। और अलग अलग संख्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि आपके आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर वाला ये के शेल, फिर ये वाला एल शेल और फिर ये वाला एम शेल। तो आपके अगर इसमें बात करूं 2 और 5, तो आपका के शेल में 2 है और एल शेल में 5 है। तो इसमें क्या है आपका सोडियम ये नाइट्रोजन में आपका बाहर वाला वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और आपके ऑक्सीजन में बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये आपका फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए, अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हिट करिए, लाइक करिए बटन को और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और पोस्टुलेट जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान है और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है वो क्या कहलाते हैं? एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड एज। तो ऐसे एटम्स क्या हो जाएंगे आपके? ऐसे एटम्स हो जाएंगे आपके आइसोटोप्स। अब कैसे आइसोटोप्स क्या था? आइसोटोप्स क्या था? मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन लिखा तो 1 1 और हाइड्रोजन का 1 2 1, फिर हाइड्रोजन का 3 1। अब इसमें क्या हो जाएगा आप खुद सोचिए। अब मैंने इसमें आपको स्टेटमेंट बहुत अच्छी सी दी हुई है, डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दी है, तो थोड़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, इसलिए क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को घुमाकर पूछते हैं तो इसलिए आपको समझना जरूरी है। चैनल से जुड़े रहिए, हम चीजों को अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका हार्मोन्स है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला चैप्टर हम हार्मोन्स करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब आइसोटोप्स है, एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स आपके सेम है तो प्रोटॉन्स क्या हो जाता है? एटॉमिक नंबर। फिर से वही एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके प्रोटॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर सेम है तो बात ठीक है। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आपके न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। अब अलग कैसे हो जाएगी? अब आप देखिए न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते थे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? मास नंबर माइनस आपका एटॉमिक नंबर। ये क्या था? फॉर्मूला था आपका निकालने का। तो मास नंबर क्या है? पहले का 1 माइनस में 1, तो ये हो जाएगा 0। फिर दूसरे की बात करूं मैं अगर, तो 2 में से 1 माइनस किया तो 1। अब तीसरे की बात करूं तो 3 में से 1 माइनस किया तो 2। तो सब में क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपका ये आंसर हो जाएगा आइसोटोप्स। आइसोटोप्स ठीक। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर। तो आइसोटोप्स में क्या बात हो रही? तो केमिकल प्रॉपर्टीज, आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये क्या होती थी? सेम होती थी, पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती थी? डिफरेंट होती थी। इस बात को याद रखेंगे कि रासायनिक गुण क्या है आपका? समान होता है, मस्ट बी सेम, पर इनका जो भौतिक गुण है, इनका जो भौतिक गुण होता है ये आपका अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आइसोटोप्स आइसोबार से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे एक और कमेंट करेंगे अगर आप चाहते हैं आइसोटोप्स आइसोबार्स, इससे आप और क्वेश्चंस चाहते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म वाले, तो मैं अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चंस करा दूंगी न्यूमेरिकल्स फॉर्म के। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आप न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस को करना चाहते हैं, तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड लगा के आपको सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अब बात कर लेते हैं आइसोबार्स हैव। तो आइसोबार्स के पास क्या हो जाता है आपका? आइसोबार्स क्या थे आपके? तो आइसोबार्स में आपको एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था? एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, जैसे देख लेती हूं मैं, आर्गन और आपका कैल्शियम का। ठीक है, तो आर्गन का हो जाएगा आपका एटॉमिक मास आपका हो जाएगा 40 और इसका एटॉमिक नंबर था 18, और कैल्शियम का हो जाएगा आपका 40 और 20। तो आपके आइसोबार्स क्या थे? याद करेंगे वापस से। आइसोबार्स जिनका आपकी टोपी सेम होती है, तो टोपी मतलब टोपी ऊपर की सेम, तो आपका एटॉमिक मास सेम है पर इनका क्या है? एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो ये आपके आइसोबार्स हो गए। ऐसे एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं आइसोबार का, ये हो जाएगा आपका सोडियम
और मैग्नीशियम। तो सोडियम का 24 ऊपर और 11 नीचे, इसका 24 ऊपर और 12 नीचे। ठीक है, तो ये एक और एग्जाम्पल आप नोट कर लेंगे। तो आइसोबार्स क्या हो जाते हैं, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि सेम मास नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। तो ये आपके आइसोबार्स हो गए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल। आज की स्लाइड का आखिरी क्वेश्चन है ये आपका, इलेक्ट्रॉन्स इन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड। जो आपके सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे होते हैं, मतलब आपका ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बाहर के शेल, फिर आपका एल शेल, फिर आपका एम शेल, फिर आपका एन शेल। तो जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन लेवल होता है उसमें एटम्स को क्या बोलते हैं? क्या इनको प्रोटॉन्स बोलते हैं, क्या आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोलते हैं, क्या बैलेंस न्यूट्रॉन बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं, प्रॉपर टर्म बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, कि किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। इनको क्या बोलेंगे? इनको आप बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इसके हिसाब से और एक बात और याद रखेंगे कि जैसे के है, एल है, एम है, एन है, ओ है, ऐसे जब शेल्स आपके बढ़ते चले जाते हैं तो जैसे जैसे आपके शेल्स इधर की तरफ बढ़ेंगे आपकी एनर्जी भी इंक्रीज होती चली जाएगी इस लेवल पे। मतलब जैसे जैसे यहाँ बढ़ेंगे तो के से ज्यादा ऊर्जा आपको एल में मिलेगी, एल से ज्यादा ऊर्जा आपको एम में मिलेगी, एम से ज्यादा ऊर्जा आपको एन में मिलेगी, एन से ज्यादा ऊर्जा आपको ओ में देखने को मिलेगी। तो इसके हिसाब से एनर्जी जो है वो बढ़ती चली जाती है हर लेवल्स के हिसाब से। अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा लेक्चर, आपका एटम वाला स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटम और मॉलिक्यूल्स आपका क्लास 9 का चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम अगला चैप्टर 11th क्लास की बुक से हार्मोन्स उठाएंगे और हार्मोन को चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आपके 10th में तो बहुत ही कम दिया है हार्मोन, तो प्रॉपर हार्मोन आपको 11th और 12th से ही मैं कराऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए। आपको हफ्ते में वीडियोस 4 या 5 वीडियोस मिलेंगे, आप उनसे जरूर जुड़िए। टिल देन, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।